Hello everyone, welcome to our channel नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज जो है हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं जो एमबीए के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एनरोल कर लिया है इग्नू के अंदर, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है और आपका ये जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से रिलेटेड अगर है, और अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई जा रही है। तो ये जो इग्नू वाले बच्चे हैं उनका जो कोड रहेगा वो रहेगा MMPC 001 मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। जी हाँ, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम जो है गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। पेपर यहीं से आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? तो देखो भाई, टोटल 13 क्वेश्चन ही करने हैं आपको सिर्फ पास होने के लिए, और शॉर्ट नोट सिर्फ और सिर्फ समझने हैं। शॉर्ट नोट की वजह से क्वेश्चन ज्यादा लग रहे होंगे, बट शॉर्ट नोट आप मत करना अगर आपको सिर्फ पास होना है। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर थोड़े बहुत भी अच्छे नंबर लाने हैं तो शॉर्ट नोट सिर्फ समझ के चले जाना, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि शॉर्ट नोट की कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ जाए। इसीलिए हर एक चैप्टर में से जो PYQs थे मैंने उसी में से ही शॉर्ट नोट लेकर के आई हूँ, और वो क्वेश्चंस वो शॉर्ट नोट लेकर आई हूँ जो कि आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। सारे सेम नहीं होते, आगे पीछे होते हैं, कहीं भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो टोटल 13 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी आपको शॉर्ट नोट समझ लेने हैं। मात्र 20 पेजेस की PDF है, ज्यादा भी लेंदी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि अब आपका जो पेपर का पैटर्न है वो काफी चेंज हो चुका है। तो जिन्होंने पिछली लाइव नहीं देखी है, जो MBA करने वाले हैं या फिर उनके जून में या फिर दिसंबर में पेपर हैं, तो वो जो है अपना लाइव जरूर देखें। लेटेस्ट लाइव में मैंने उनको उनके सब्जेक्ट्स के नेम बता दिए थे, साथ ही साथ असाइनमेंट के आंसर किस प्रकार से देने हैं और किस तरीके से पेपर आता है, मैंने सब कुछ डिस्कस करा था लाइव में। जिन्होंने वो लाइव नहीं देखी है वो जा करके प्लीज देख लेना, क्योंकि उसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात कर लेती हूँ कि आपका पेपर 100 नंबर का ही आने वाला है, ठीक है। और MMPC 01001 या 01 या ओनली 1 लिखाएगा, तो 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का रहेगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। PYQ मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, पेपर किस प्रकार से आया था। एंड आपको आपके पेपर में जो लास्ट आपका पेपर हुआ था उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से कोई भी 5 करने थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी वही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपको बस टॉपिक को पकड़ना है। क्वेश्चन आगे पीछे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर टॉपिक यही रहेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, टॉपिक यही रहेंगे, क्वेश्चन सेम होने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि हमारे जो मास्टर डिग्री के एग्जाम्स हैं वो काफी बीकॉम से डिफर होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है। अब मान लो आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 × 5, और एक नंबर 20 नंबर के लिए लिखने के लिए, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का लिखने के लिए आपको 4 to 6 पेजेस भरने पड़ेंगे। तो कंटेंट काफी सारा चाहिए। फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने, आप इसको क्वेश्चन बैंक बोले, PYQ बोले, गेस्ट पेपर बोले, सबका सोल्यूशन यही है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्लानिंग के क्वेश्चन के साथ कि प्लानिंग होती क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्लानिंग को समझाने से पहले मैं थोड़े सब्जेक्ट के नेम के ऊपर फोकस डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट के नेम पे पहले ज्यादा फोकस डालती हूँ, सो दैट ही मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमने ये पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कितने लेवल पे पढ़ा है और अब कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, आप लोग जो है BBA करके आए हो या BCom करके आए हो, तभी आज आप मास्टर डिग्री के मुकाम तक पहुंचे हो। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने अपनी ग्रेजुएशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और अब आप एक मास्टर फेज में आ गए हैं। आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, और आपके जून में पेपर है या दिसंबर में है, तो आप अपनी तैयारी कर रहे हो। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने BBA करी है या BCom करी है, मुझे नहीं पता, बट जो भी करा है अच्छे तरीके से ही किया है, सो दैट या मास्टर डिग्री तक पहुंचे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मास्टर डिग्री में इनरोल नहीं कर पाते या नहीं करते, ठीक है। बट आज के दौर में अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो इससे भी आपको सीखने को मिल जाता है। तो मैनेजमेंट के बारे में आपने क्लास, जिन्होंने कॉमर्स ली थी
उन्होंने ना एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसको हमने बिज़नेस स्टडीज़ का नाम दिया था। मैं काफ़ी मतलब उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी जो स्ट्रीम थी वो ये नहीं थी, कोई दूसरी थी, क्योंकि इग्नू में या अब यूनिवर्सिटी में ऐसा हो गया है कि आपने पहले वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा बट अब आप ये पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अब कब-कब ये टॉपिक किन बच्चों ने पढ़े हैं और किन्होंने नहीं पढ़े और किस लेवल तक पढ़े थे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूँ कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो क्लास 11 से बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था। बिज़नेस स्टडीज़ जो पढ़ा था वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो कि क्लास 9 से ही सब्जेक्ट चेंज करवा देते हैं और उनको बिज़नेस स्टडीज़ मिल गई होगी। तो बिज़नेस स्टडीज़ में हम लोगों ने पहले बिज़नेस के बारे में गो थ्रू करा था। बिज़नेस के अंदर पढ़ने के बाद हमने फिर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है, पोस्ट डीसी के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? पोस्ट डीसी बोले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में आपने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा होगा। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम करती है एंड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फंक्शन करता है। ये सारी चीज़ें आपने एक-एक चैप्टर, एक-एक टॉपिक में थोड़ा-थोड़ा पढ़ा होगा। लेकिन अब जो सब्जेक्ट है वो कंबाइन है, इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो हमने क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक के लेवल में पढ़ा था, अब हम सब कंबाइन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन कभी भी कंबाइन होके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये बात क्लेरिफाई हो गई है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि उनको हर एक चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से, बट मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस डालूँगी कि मैनेजमेंट होता क्या है? ये क्वेश्चन में नहीं है बट हमारे सब्जेक्ट का नेम है। मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब तक आप मैनेजमेंट नहीं समझोगे प्लानिंग समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं मैनेजमेंट समझा रही हूँ और इस प्रकार से पढ़ा रही हूँ कि अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है या भूल गए हो, तो भी आप आराम से समझ पाओगे। तो देखो भाई होता क्या है कि हर एक चीज़ के अंदर मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब मान लो कि आप अभी जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को मैनेजमेंट की चीज़ों के बारे में पता होगा और नहीं भी पता होगा तो आप देखो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो या स्कूल में जाते हो तो एक-एक चीज़ बड़े तरीके से फ़ॉलो अप हो रही होती है, एक हर तरीके से मैनेज किया जा रहा है उसको कि हर एक क्लास में ये टीचर होगी, पहले से शेड्यूल बनाया गया है कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे कौन-सी टीचर ड्यूटी देने वाली है टुमारो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैनेजमेंट का पार्ट है कि मैनेज करी जा रही हैं, मैनेज हो रही हैं सो दैट वो प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज़ेशन तैयार होके दिखाई देती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हर चीज़ बेकार है, बर्बाद है। कुछ भी काम नहीं होने वाला, कुछ आउटपुट नहीं होने वाला। लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, एक स्कूल का मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। स्कूल के अंदर का मान लो कोई टीचर जो है, उनको पता ही ना हो कि उनकी ड्यूटी कब देनी है, कब उनको जब वो छुट्टी पे हैं तो उसके बजाय कोई दूसरी टीचर आ रही है, नहीं आ रही, क्या उनको सिखा रही है, पढ़ा रही है। स्कूल का कोई टाइम नहीं है आने का, ना जाने का, ना टीचर का, ना बच्चों का, ना कोई सब्जेक्ट का, ना कोई पढ़ाई। तो आप सोच सकते हो कि उस स्कूल के अंदर फिर पेरेंट्स एक्शन लेंगे और स्कूल से बच्चों को अपने निकाल लेंगे और एक टाइम पे स्कूल बंद हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि हर एक चीज़ जो है वो वेल मैनर में हो रही है सो दैट वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह काम कर रही है और मैनेजमेंट हो रहा है चीज़ों का। सो दैट ही हर चीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत देखने को मिलती है, हर चीज़ को हमें मैनेज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके स्टेप क्या हैं। हर एक क्वेश्चन अब आप सोचोगे कि मैम आपने सारे क्वेश्चन इसके अंदर क्यों ले लिए? मतलब प्लानिंग की आपने मीनिंग भी ले लिया, फीचर, स्टेप सब प्रोसेस सब ले लिया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखो भाई अब आप मास्टर डिग्री में आ चुके हो, अब आप हमसे ये क्वेश्चन या यूनिवर्सिटी से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि मैम या जो भी प्रोफ़ेसर हैं उनसे ये नहीं बोल सकते हो कि मैम इतनी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। मैं अपनी तरफ से मैंने बताया कि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं हर एक चीज़ को साथ में लेके चलती हूँ। मैं इसके 10 क्वेश्चन नहीं बनाऊँगी कि व्हाट इज़ प्लानिंग, फिर नेक्स्ट मैंने बना दिया इसका प्रोसेस, फिर वो वाली चीज़ नहीं है, वो खिचड़ी नहीं है क्योंकि ये हर एक कंबाइन ही क्वेश्चन है। एक पूरे चैप्टर को एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। हो सकता है कि आपसे इसमें से कोई 2 या 3 चीज़ें पूछे बट मैं सबको कंबाइन लेके चल रही हूँ, सो दैट जब मैं समझाऊँ तो एक ही जगह पे आपको समझ आए हर एक टॉपिक के बारे में। मतलब जो वो पर्टिकुलर टॉपिक है। प्लानिंग जो होती है वो एक सिस्टमैटिक और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को पहले ही सोचते हैं, एडवांस में सोचते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हू विल डू इट। प्लान के बिना आप कुछ करके दिखा दो। अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप मास्टर डिग्री के जून में एग्ज़ाम दोगे तो आप पहले प्लान करोगे ना, हाँ भई ये मेरी टेंटेटिव डेट शीट है या फाइनल डेट शीट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी है, कितने बजे करनी है, कैसे करनी है, कब पढ़ाई हो सकती है।
तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही प्लान करी, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है कि आपका जो टारगेट है, जो गोल है 95% लाने का, वो आप अचीव कर पाओगे? डेफिनिटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं करी, या फिर आपने प्लानिंग करी तो आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपको अपने उद्देश्य को सेट करना पड़ता है, अपने गोल को अपने माइंड में रखना पड़ता है कि ये मेरा गोल है कि अगर मुझे 90% लाना है तो मुझे इस तरीके से प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पे। ये एक मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फंक्शन है। अब समझ आया यहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड आया, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि मैनेजमेंट होता क्या है। ये इसका सबसे पहला फंक्शन है कि हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। अगर स्कूल के अंदर टीचर कल एब्सेंट है तो पहले ही मैनेज करना पड़ेगा कि इसकी जगह पे कौन सी टीचर जो है उस क्लास में जाने वाली है। तो यानी वो क्या किया, हमने चीज़ों को मैनेज किया, टाइमली मैनेज किया। फ्रॉम द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कि सबसे पहले आप चीज़ों को प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर स्टाफ करते हो कि उस जगह पे कौन आने वाला है, फिर उसके बाद डायरेक्ट करते हो, उसको बताते हो, ट्रेनिंग देते हो, उसके बाद उसको कंट्रोल करते हो कि क्या हमने जो प्लान किया था क्या वो सही है और किस लेवल तक सही है। इट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन टू इट्स डिजायर फ्यूचर पोजीशन इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि आपने जो पहले प्लान किया था, आपने या ऑर्गेनाइजेशन ने या मैंने, हर एक चीज़ में प्लानिंग की ज़रूरत है, हर एक चीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो हमने जो प्लानिंग करी है, क्या हम उस डिज़ायर फ्यूचर पोज़ीशन तक पहुँचे हैं या नहीं? इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आपके टाइम टेबल का। अब आपके मान लो एमबीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम जो हैं वो जून में है और अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। आज 7th मई जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 7th मई को कर रही हूँ, 7th मई 2026 को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इनफैक्ट आज ही अपलोड हो जाएगी। अगर पूरी मतलब कंप्लीट हो जाएगा पूरा वीडियो तो मैं आज ही इसको डालूँगी। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि भई आज ये डेट है, इस डेट पे मैंने ये चीज़ें जो है सोची हैं। अब इन फ्यूचर मैं जून में आप लोगों के एग्ज़ाम है और आज मैं टाइम टेबल अगर बना लेती हूँ, मान लो कि आप लोगों के एग्ज़ाम है, आपने टाइम टेबल बनाया और फिर जब आपने बनाया कि मेरे को 95% लाना है और इस तरीके से रोज़ पढ़ाई करी और बीच-बीच में पढ़ाई नहीं भी करी, फिर जब आपका रिज़ल्ट आया, तो आपने कंपेयर भी तो किया कि आपने मई से लेके जो है मई के एंड तक तैयारी करी और आपके इतने मार्क्स अचीव हुए। क्या आपने जो टारगेट बनाया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ? फ्यूचर पोज़ीशन देखने के बाद आप कंपेयर करते हो। सिंपल वर्ड में बोलें तो प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले ही आपको थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। प्लानिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड है कि आपके माइंड में उस चीज को लेके गोल है, माइंडसेट है, कुछ प्लान बनाया है आपने। सारी एक्टिविटी डायरेक्ट होती हैं टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स का बढ़ना या फिर प्रॉफिट को इम्प्रूव करना या बिजनेस को एक्सपांड करना। आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये तो मैंने आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया था आपको समझाने के लिए कि प्लानिंग क्यों, कब, कहाँ काम आती है। ऐसे ही हमारे बिज़नेस के अंदर में भी प्लानिंग की जाती है कि हमें अपनी सेल कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिट को कैसे इम्प्रूव करना है, बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड करना है। ये सारी चीज़ें गोल है। किसका गोल है? हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का, कि हमें अपनी सेल्स को बढ़ा के आगे ले जाना है, सो दैट हमें अच्छी सी प्लानिंग करनी है, अच्छे से वर्कर हायर करने हैं, ऐसे इस तरीके से काम करना है। फ्यूचर ओरिएंटेड में आता है प्लानिंग फोकस ऑन फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन, यानी कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि आज काम करोगे तो फ्यूचर में जाके कहीं आपको उस चीज का आउटपुट मिलेगा। यानी कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो चेंज होगी, हो सकती है डिमांड चेंज हो सकती है, कंपटीशन आज अगर इतना है तो फ्यूचर में और ज्यादा होगा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो ज़्यादा होगा। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। डिसीजन मेकिंग है, पहले से आप डिसीजन मेक करते हो सो दैट आप अपने गोल तक पहुँचते हो और फिर कंपैरिजन करते हो कि क्या हमने ठीक करा और क्या गलत किया। परवेसिव फंक्शन है, प्लानिंग जो है हर एक लेवल पे ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल पे ज़रूरी है, जैसे हर जगह पे मैनेजमेंट ज़रूरी है, ऐसे ही प्लानिंग भी ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग। टॉप लेवल की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, लंबे समय के लिए होती है। मिडल लेवल में डिपार्टमेंटल की प्लानिंग होती है कि मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। उनको टारगेट्स क्या है, उनके गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग। लोअर लेवल में क्या होता है, डेली ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। फ्लेक्सिबल होता है, प्लान कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमारे सिचुएशन के हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प इन हैंडलिंग अनसर्टेनिटी एंड सडन चेंजेस भी आ जाएँ तो हम पहले से ही प्लान कर लें कि अगर ऐसा आपदा आ जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है, तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, ठीक है? तो प्लानिंग के कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले अपने उद्देश्य को सेट करो अपने माइंड में, अपने गोल को गोल को माइंड में बिल्कुल तरीके से सेट रखना है। जैसे कि अगर हमने माना है, हम मान के चलेंगे कि प्रॉफिट 15% से इस साल बढ़ना चाहिए, तो ये हमारा गोल है।
तो हमें प्लानिंग प्रेमाइसेस डेवलप करनी पड़ती है, यानी कि फिर हमें क्या करना है, अजम्पशन को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है अबाउट फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर की कंडीशन देखते हुए हमें अपने अजम्पशन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर भी इसमें आते हैं। फिर उसके अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना थर्ड पॉइंट है, जिसके अंदर आता है हमें लिस्ट डिफरेंट पॉसिबल वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव। हम कौन कौन सी तरीके से अपने उद्देश्य को पा सकते हैं, वो तरीके ढूंढने हैं। इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव, यानी कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन कॉज रिस्क बेनिफिट, यानी कि लॉजिकल और एनालिटिकल मेथड यूज करने हैं, सो दैट हम इवेलुएट कर पाए, पहचान पाए कि जो हमारे कॉस्ट अगर 10 रुपए आ रही है तो दूसरे मेथड में 5 रुपए कैसे आएगी, रिस्क किस में कम होगा, बेनिफिट किस में ज्यादा होगा, वो सारी चीजें तरकीब हम ढूंढेंगे। बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, हम का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ही काम करती है इन सब पे। बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करेंगे, शुड मैक्सिमम बेनिफिट हो और कम से कम लॉस हो, मिस रिस्क भी हमारा कम हो, और फिर हम क्या करेंगे, प्लान को सपोर्ट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, बजट बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, सो दैट हम अपने गोल तक पहुंचे, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो जो चीजें हमने सिलेक्ट करी हैं, सोची हैं, समझी हैं। फिर हम मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के लिए भेज देंगे। फिर हम रेगुलरली उसको प्रोग्रेस को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी और प्लान टारगेट क्या था हमारा। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सही टाइम पे एक्शन लेंगे, और अगर सही है तो और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे को रास्ता दिखाता है। कौन? प्लानिंग। प्लानिंग पहले से कर लोगे तो आपको रास्ता दिख जाएगा कि हाँ भाई अब आगे चलना है, अब जो है लेफ्ट मोड़ना है या अब राइट मोड़ना है, ये सारी चीजें हमें प्लानिंग बता देगा। अनसर्टेनिटी रिस्क को कम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, डिसीजन मेक में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। ये सारे वही पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। कंक्लूजन उनके लिए है जिनको डिटेल में पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मोटिवेशन क्या होता है। तो देखो भाई, मोटिवेशन का क्वेश्चन आपके, अब मैं साथ में ये भी बताती जाऊंगी पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो मोटिवेशन का क्वेश्चन आया था वो आया था, कोई भी दो मोटिवेशन थ्योरी बतानी है, एनी टू, या फिर कोई भी आपसे वो दो के बारे में पूछ लेगा, या कोई भी पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो मोटिवेशन है क्या? देखो, मोटिवेशन का वर्ड मैं आपसे शुरू करती हूँ कि अगर आप कुछ पढ़ाई करते हो, कुछ अच्छे मार्क्स लाते हो, जैसे आपकी ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आए तो पेरेंट्स खुश हुए, उन्होंने पार्टी दी, या आपको कुछ लाइक समथिंग, आपको कहीं ट्रिप कराया, या फिर कुछ भी अनदर एक्सेट्रा कुछ भी आपके लिए किया, तो वो क्या है? मोटिवेशन है। कि आपको प्रोत्साहित किया कि आपने अच्छा किया, चलो बेटा अब मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, तो मोटिवेशन है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर मिलेगा तो टिका रहेगा, उससे वो खुश रहेगा तो हमारे कंपनी के गोल पूरे होते रहेंगे। अगर हम उसे परेशान करते रहेंगे वो भाग जाएगा। समझ रहे हो? तो मोटिवेशन कितना जरूरी है। ये हमारी नीड, डिजायर, इंसेंटिव दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इंसेंटिव को, डिजायर को, नीड्स को, इंडिविजुअल को। अगर कोई कंपनी में काम करने आ रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, सो आप उसको, आपका फर्ज बनता है, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो उसका मैनेजर है, जो टीएल है, वो उसको प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, सो दैट वो आगे बढ़े। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मोटिवेशन इज द रीजन बिहाइंड अ पर्सन एक्शन। इट इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी, वो टोटली आपके मोटिवेशन यानी टीएल पे डिपेंड करती है, मैनेजर पे डिपेंड करती है कि वो उसको कितना मोटिवेट रखता है। मोटिवेशन की थ्योरीज है, मैस्लो हायरार्की थ्योरी आपने नीड पढ़ी होगी। उसमें साइकोलॉजिकल नीड आती है, सेफ्टी नीड है, सोशल है, स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। यानी जो ह्यूमन के नीड्स हैं ना, जरूरतें हैं, वो ना बेसिक टू हायर लेवल पे जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती है। गाड़ी, गाड़ी तो बात की बात है, यानी रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए। उसके बाद धीरे 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 जो है हम लग्जरी लेवल तक पहुंचते हैं, तो वही हमारी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। नेक्स्ट वाला जो आता है, हर्सबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है, वो बताता है हाइजीन फैक्टर को फॉलो करो, यानी कि प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी। यानी इन सिंपल वर्ड्स, मोटिवेटर जो होता है वो क्या चाहता है कि क्रिएट करता है, एक तरीके से क्या क्रिएट करता है, क्रिएट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन है तो अचीवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। ये टू लेवल थ्योरी है, टू फैक्टर। एमसी जॉर्जर थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी होती है, इसको हम एक्स वाई थ्योरी भी कहते हैं। एम्प्लॉयज आर लेजी, नीड कंट्रोल,
थ्योरी एक्स हमें बताती है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं कभी कभी लेजी हो जाते हैं, उनको कंट्रोल की जरूरत है, और थ्योरी वाई हमें बताती है एम्प्लॉय आर रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ मोटिवेटेड। एम्प्लॉय एक तरीके से है तो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसको मोटिवेशन भी खुद अंदर से आ जाता है, आना चाहिए, ठीक है, सो दैट ही वो वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो समझा सकते हो। और नेक्स्ट आता है रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट, यानी कि वो पूछता है कि आपसे ये पूछ सकता है ये जो थ्योरीज हैं, जो भी कोई भी एक थ्योरी पूछे, दो पूछे, तो वो बेसिकली आज के प्रेजेंट डे में उसका कुछ रिलेवेंस है क्या। तो देखो भाई, जरूरी बात है, बिल्कुल सही बात है, जो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। अगर आज हम कोई टीएल मैनेजर किसी एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, उसको मोटिवेट करने की सोचता है, या उसके बारे में सोचता है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, सो दैट आप एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, ठीक है, रीअटेंशन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इससे लीडरशिप सपोर्ट होगी, बेटर होगी, मैनेजमेंट का स्टाइल चेंज होगा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी इनकरेज होगी। वो कैसे होगी, अगर एम्प्लॉय खुश है, ठीक है, तो वो कुछ नई नई तरकीब, इनोवेशन जो है अपने टीएल से शेयर करेगा, सो दैट ग्रोथ हो सकती है। टीम वर्क भी प्रमोट होता है एंड परफॉर्मेंस विद रिवॉर्ड भी लिंक होता है। इन शॉर्ट आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट तो यहाँ पे आता है अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से, यानी जो प्लानिंग करना। मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का पोस्ट डीसी है। आपने चीजों को प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर स्टाफिंग करी, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, सो दैट आपके गोल सही तरीके से सही टाइम पे पूरे हो जाएं। उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, वर्क डन थ्रू विद पीपल। काम तो हो जाता है एक तरीके से। मैनेजमेंट क्या है, लोगों को मिलके एक साथ लेके चलना, कोऑर्डिनेट करना उनके साथ, तो ये मैनेजमेंट है। हमारे डिजायर गोल पूरे होने चाहिए। इन सिंपल टर्म्स यहाँ दिया है कि मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग पीपल, आपने पीपल को मैनेज किया एंड रिसोर्सेज को भी मैनेज किया, सो दैट आपके डिजायर गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो वही बात, सारे पॉइंट्स हैं, गोल ओरिएंटेड है, यूनिवर्सल है, कंटिन्यूस है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है, और डायनेमिक है, ठीक है, इंटेंजिबल है। ये सारे पॉइंट्स आपने पहले पढ़े ही होंगे और मैंने ऊपर भी आपको समझाए थे। नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो होती है, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस इनकाउंटर होते हैं। तो देखो भाई, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर कंस्टेंट एडेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इन्वेस्ट इन न्यू सिस्टम एंड ट्रेनिंग। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत तरीके से फास्ट भाग रही है, तो हमें उसमें एडवांसमेंट लाना चाहिए, और बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, सो दैट हमें भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और हमें अपनी नई नई ट्रेनिंग, नए नए सिस्टम, नए नए मशीनरी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हम भी आगे निकल पाए। हम का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन जिस पे वो जो काम कर रहे हैं। ग्लोबल कंपटीशन आपको देखने को मिलता है आजकल इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे कि हम कोई भी सामान, कोई भी सर्विस आजकल हम दे रहे हैं किसकी, यूट्यूब एंड वेबसाइट ऐप की मदद से। एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स, पुअर कम्युनिकेशन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिलेज। जो हमारा कम्युनिकेशन अगर बेकार है तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिलेज होती है। रिसोर्स जो होती है कंस्ट्रेंट, मतलब है फाइनेंस बड़ा लिमिटेड है, मैन पावर भी लिमिटेड है, मटेरियल भी हमारे लिए लिमिटेड है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, उनको बेटर क्वालिटी चाहिए, फास्टर सर्विस चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। ये तो आप जानते ही होंगे, एज अ कस्टमर भी आप सोच सकते हैं। इतने पॉइंट्स बहुत है, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। बैरियर कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, आइडिया, फैक्ट को, फीलिंग को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। एक इंडिविजुअल ने बहुत सारे ग्रुप में, या एक ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में अपनी इंफॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट को जो है एक्सचेंज किया, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, इसमें आता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, बेसिकली वो क्या है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल का नाम है राजू, राजू ने एक पूरे ग्रुप में अपनी इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडिया, फीलिंग को शेयर करा, तो वो कम्युनिकेशन है। ये सेंडर होता है, इसके अंदर सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, एंड फीडबैक है। सिंपल वर्ड में बोलें तो कम्युनिकेशन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट दैट क्लियरली अंडरस्टूड, ताकि वो क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए। इसमें कुछ ना बैरियर्स होते हैं, रुकावट डालते हैं, जैसे कि बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर हैं, सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर, जिसमें आता है नेटवर्क इशू। मतलब
हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं लेकिन बीच में कोई दिक्कत बन रही है, जैसे नेटवर्क इशू और डिस्टर्ब ऑडियो ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग कर रहे हैं उसमें कोई ऑडियो चल पड़ी डिस्टर्ब कर रही है, वो फिजिकल बैरियर है। नेटवर्क में इशू हो रहा है, हम फोन पे बात कर रहे हैं, जैसे नॉइस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो फिजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है जैसे डर होना, स्ट्रेस का होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, बायसनेस होना, ये सब होता है। और ये ना इमोशन की वजह से अराइज होता है, एटीट्यूड की वजह से होता है। जैसे कॉन्फिडेंस कम है, हम कुछ किसी को बता रहे हैं बट हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है समझाने का, तो वो भी एक बैरियर बन सकता है, रुकावट डाल सकता है हमारे कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज बैरियर में आता है यूज ऑफ डिफिकल्ट टेक्निकल टर्म जो हम यूज करते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज का डिफरेंस होना, कि मुझे इंग्लिश आती है आपको नहीं आती, तो ये भी एक रुकावट है। तो इस प्रकार से हैं जो कि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल, जो कि सेम मैसेज में बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। हर बंदे को हर तरीके का मैसेज जो होता है, मतलब मैसेज तो सेम होता है लेकिन वो अलग तरीके से ढंग से समझ आता है, और इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है वर्ड या सिंबल को लेके, सिमेंटिक बैरियर इसे हम बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आता है जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्लो इन हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन में डिले होना, जैसे कि लॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल का बनना, रिजिड रूल होना, ठीक है। पर्सनल बैरियर भी होते हैं कुछ, जैसे कि मैसेज का इग्नोर करना, नॉट पेइंग अटेंशन ना देना, वो पर्सनल बैरियर्स होते हैं। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर टू मिनिमाइज कम्युनिकेशन बैरियर, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, इन रुकावटों को, कि हम किसी से को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो उसमें रुकावटें कम आए, तो हमें सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, मैसेज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स हमारी इंप्रूव होनी चाहिए, हमें फुल अटेंशन देना चाहिए जो कि स्पीकर बोल रहा है, फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कंफर्म दैट मैसेज इज अंडरस्टूड करेक्टली, यूज प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी के डिले को अवॉइड करें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रोवाइड कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हमें कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, कम्युनिकेशन तक कर लिया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंट्रोलिंग का। जी हाँ, कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला बात करते हैं कंट्रोलिंग होता क्या है। तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, कि हमने जो चीज प्लान करी थी और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है, उन दोनों को कंपेयर करो और उनके बीच में देखो कि गैप कितना आ रहा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग जो होता है, इट इन्वॉल्व मेजरिंग परफॉर्मेंस, हम इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कि अगर मान लो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टाइम टेबल का एग्जांपल दिया था कि आप लोग जो है आज 7 मई 2026 को अपना टाइम टेबल बनाते हैं और आपका रिजल्ट जुलाई अगस्त में जो है वो आ जाता है। मैं अगस्त मान के चलती हूँ क्योंकि जुलाई तक एग्जाम चलेंगे। तो आपके जो एग्जाम का रिजल्ट है वो इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगस्त में आया, तो आपने क्या किया, मई वाला जो टाइम टेबल है, यानी जो आपने गोल सेट किया था, और जो अगस्त में आपने जो भी अपना रिजल्ट देखा, तो आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे गैप आ रहा है, तो सही टाइम पे डिसीजंस लेंगे इन फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपने गोल्ड को पहले से जो है प्लान करती है कि 15% प्रॉफिट जो है या सेल बढ़नी चाहिए इस साल, और जब रिजल्ट निकल के आता है तो फिर कंपैरिजन किया जाता है। इसी प्रकार से इट हेल्प मैनेजर इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और देखा जाता है कि जो हमारे गोल्स हैं या जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी परफॉर्म की है वो सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। तो कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग वेदर वर्क इज गोइंग एज प्लान, कि हम कंट्रोलिंग करते क्यों है, ये हमारे मैनेजमेंट का लास्ट प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने काम को जो चल रहा है या जो हुआ है वो किस तरीके से प्लान हुआ था, किस तरीके से चल रहा है, उसको चेकआउट करते हैं। कंट्रोलिंग के फंक्शन का सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमारे ये अचीव कराता है, क्योंकि हम पहले से ही प्लान कर रहे हैं और उस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी मेजर की जाती है
जैसे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक अकेले इंडिविजुअल पे नहीं चल रही, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज पे चल रही है। डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन से चल रही है। इसमें हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचान पाते हैं, डेविएशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी गैप एंड एरर्स को पता लगाते हैं कि जो परफॉर्मेंस हुई है उसमें एरर्स कहाँ कहाँ पे है। करेक्टिव एक्शन को भी ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि ये मैनेजर की हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में और जो गलतियां उसको पकड़ने में। एंड एफिशिएंसी भी इससे इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग भी सपोर्ट होती है। तो ये पॉइंट्स आप बना बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके प्रोसेस क्या क्या है। तो देखो भाई, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्लियर स्टैंडर्ड और टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करना पड़ता है कि हमारे स्टैंडर्ड क्या है। सेल टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, या प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है, या क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, क्या चीज़ है। सेकंड आता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस की, हमें रिपोर्ट का इस्तेमाल करना है। हमें का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को, वो डेटा इकट्ठा करेगी एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्व करेंगी एंड रिकॉर्ड्स बनाएंगी। फिर कंपैरिजन होता है, आइडेंटिफाई करा जाता है, डिफरेंसेस को पहचाना जाता है कि जो चीज़ हमने कलेक्ट करी और जो किया उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, वेदर डेविएशंस आर सिग्निफिकेंट एंड माइनर। फिर सही टाइम पे सही डिसीजन लेके उसको ठीक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अ कंपनी कंपेयर एक्चुअल सेल विद टारगेट सेल एंड टेक एक्शन इफ टारगेट आर नॉट अचीव। अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता तो सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए जाएंगे। अ प्रोडक्शन मैनेजर चेक प्रोडक्ट क्वालिटी एंड करेक्ट डिफेक्ट। वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्वालिटी को चेक करेंगे, डिफेक्ट्स को पकड़ेंगे। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, और जो एग्जाम्पल बना बताया है उसको आप ब्रीफ में भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम एंड वेट टाइम एंड स्टडी टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आती है टाइम स्टडी क्या होता है। टाइम स्टडी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। कि एक पर्टिकुलर टास्क जो होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो काम दिया गया है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस टेक्निक में वो काम करा गया है या नहीं। ये मदद करता है हाउ लॉन्ग अ जॉब शुड टेक अंडर नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग, कितना काम हुआ है, मेजर किया जाता है काम किस प्रकार से हुआ। और मोशन स्टडी में क्या होता है, मोशन स्टडी इज एनालिसिस ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ टास्क। किस पर्टिकुलर परफॉर्म टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी मूवमेंट एनालाइज की गई है, उसको यहाँ पर हम जो है मूवमेंट जो है इन्वॉल्व हुई है उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे कि इट एम टू एलिमिनेट अननेसेसरी जो मूवमेंट होती है, एफिशिएंसी क्यों बड़ी क्यों नहीं है, या बढ़ गई है तो कितनी बढ़ी है, वो सब मोशन स्टडी के अंदर आता है। तो इट इज अ कंबाइंड अप्रोच दैट स्टडी बोथ टाइम टेकन एंड मूवमेंट इन्वॉल्व इन अ जॉब। की एक पर्टिकुलर जॉब में कितनी मूवमेंट हुई है और कितना टाइम लगा है, दोनों की कॉम्बिनेशन को ही टाइम एंड मोशन स्टडी कहते हैं, जो कि डेवलप की गई थी टाइम स्टडी एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा, और मोशन स्टडी दी गई थी फ्रैंक के द्वारा। इट इज मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य यही है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, एफिशिएंसी भी बढ़ा दो, बेस्ट मेथड के साथ सही ढंग से काम हो जाए। और इट मीन्स डूइंग द राइट वर्क इन द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे। सही तरीके से तो काम हो ही हो, सही तो हो, अच्छा तो हो, लेकिन जल्दी भी हो जाए। ठीक है। तो भाई, टाइम एंड मोशन स्टडी, आपको अगर डेफिनेशन समझ आ गई तो समझ लेना, आपको एडवांटेज आप बना सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, क्योंकि सही टाइम पे सही काम करना है तो ये सारी चीजें तो होंगी। वर्क भी स्टैंडर्डाइज होता है हमारा, और वर्क परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, कंक्लूजन आप खुद लिख सकते हैं शॉर्ट में, कि एक फैक्ट्री के अंदर जो टूल्स हैं वो अरेंज कराए गए हैं नियर वर्कर, ताकि अननेसेसरी की मूवमेंट ना करे वर्कर और टाइम बचा सके। क्योंकि मान लो कि वर्कर का काम करने का मन नहीं कर रहा, अभी मैं जो एग्जांपल समझा रही हूँ उसको आप पे जोर देना है, आपको समझना है। अगर वो समझ गए तो आप 10 एग्जांपल और बना सकते हो। कि मान लो, ये यहाँ लिखा नहीं है एग्जांपल, मैं खुद से दे रही हूँ। मान लो किसी वर्कर को काम करना है, ठीक है, उसका काम करने का मन नहीं कर रहा, वो आकर के 3-4 घंटे से काम किया, उसका मन नहीं है। तो वो जो है टूल्स, जो भी उसको औजार जो चाहिए अपने काम को करने के लिए, वो ढूंढने निकल पड़ता है, वो इधर उधर ढूंढ के टाइम पास करता है और 2 घंटे वेस्ट करता है। तो इसीलिए जो है ये 2 घंटे उसके वेस्ट ना हो, इसीलिए वर्कर को उसके टूल अरेंज करवाए जाते हैं उसके नियर बाय, ताकि उसकी मूवमेंट कम से कम हो, इधर उधर कम जाए, टाइम को भी बर्बाद ना करे। इससे टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो प्रोडक्टिव चीजों में लगेगा, जिससे कि प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन तो सेल्स, सेल्स तो ग्रोथ। इन अ डिलीवरी सर्विस प्लानिंग रूट्स रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। डिलीवरी सर्विस में भी क्या होता है, प्लानिंग के जो रूट होते हैं उसको
रिड्यूस ट्रैवल टाइम, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। इसके कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होता है और इम्पैक्ट ऑन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, है ना। यानी ह्यूमन जो है वो रिलेशन अप्रोच होता क्या एक्चुअल में। तो देखो भाई, द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच राइसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन की। हमारी जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ह्यूमन के फैक्टर से क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो भाई, हर एक एम्प्लॉय की नीड जो होती है उस पर हम फोकस डालते हैं, उसको मोटिवेट कैसे करना है, उसके बिहेवियर एटीट्यूड के साथ कैसे डील करना है। इट वॉज डेवलप आफ्टर द study conducted by Elton Mayo. It recognized the employees are not just economic being but also social being. In simple word, it focus on treating employee as human not machine, कि हमें employee के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है उस पे हम जोर डालेंगे, ना कि मशीनों पर। मशीन तो अपना काम करे देगी, ठीक है, उसमें सब सेट करना है, वो ऑटोमेटिक काम करेगी। बट इंसान तो जो है ना, उसको कैसे मोटिवेट करना है, क्योंकि वो तो जीता जाता इंसान है। उसको मोटिवेट करेंगे तो वो काम करेगा, काम तो सेल, सेल तो ग्रोथ, ग्रोथ तो गुडविल। तो ये सब चीजें हैं। तो इम्पैक्ट ऑन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट में आता है शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल टू ह्यूमन अप्रोच, की अर्ली थ्योरीज क्या कहती हैं कि लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस ओनली ऑन वर्क एंड एफिशिएंसी। वो हमें ये समझाता है कि हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ काम और एफिशिएंसी पे वर्क करना है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच शिफ्टेड फोकस टू पीपल इमोशन एंड रिलेशनशिप। अगर उसका मूड खराब है तो उसको मोटिवेट करना, हर बार उसको टोन नहीं मारना। अगर उसने 2 काम अच्छे किए हैं और 3 गलत किए हैं तो 3 को करेक्शन में लेके आना है। सोशल फैक्टर भी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर। अब इसमें आता है लाइक द रोल ऑफ ग्रुप बिहेवियर, टीम वर्क, सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है। इनफॉर्मल ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज होते हैं कि अगर वहां पे कलीग के साथ अच्छी बातचीत है तो वो बाहर भी आप उनका पर्सनल रिलेशन है एंड सोशल इंटरेक्शन रहता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन भी फोकस होता है, जैसे कि लेड टू डेवलप टू मॉडर्न मोटिवेशन थ्योरीज। ठीक है, तो मोटिवेशन इज नॉट ओनली अ मॉनेटरी बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ऐसा नहीं है हर चीज मोटिवेशन पैसों से ही दी जाए। कुछ चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं, कुछ सोसाइटी बेस्ड होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। देखो भाई, हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ये घुमा फिरा के एक पूरे पैराग्राफ दे दिया जाएगा, किसी 2 बंदों की बात हो रही है, 3 की हो रही है, या कोई बिजनेस चला रहा है, या कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है। तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर ना टॉपिक पकड़ना है, वो क्या पूछ रहा है, आपको ये समझना है ये प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का है, डायरेक्टिंग का, कहाँ से पूछा गया। फिर आपको उसकी डेफिनेशन और जो पहले उसने जो पूछा है उसका उत्तर देना है, उसका आंसर देना है। उसके बाद टॉपिक को पकड़ना है, किस टॉपिक से आया, और फिर समझ लेना उसके फीचर मेरिट जो भी उससे पूछे गए हैं। फिर आपकी राय पूछिए तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देना। इसी प्रकार से क्वेश्चन वैल्यू बेस आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन ही आएगा ऐसा जो टेढ़ा मेढ़ा होगा, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। Organization refers to a structured group of people working together to achieve कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर ग्रुप होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जो मिल के काम करता है, और कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है प्रॉफिट को अचीव कराना, ग्रोथ लाना, तो वो ये मिलके करता है। इट इन्वॉल्व डिवीजन और काम को बांटा जाता है, ड्यूटी भी बट जाती है, अथॉरिटी भी मिल जाती है, और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है, और वो मैनेजर टीएल जो है टॉप लीडर्स दे देते हैं अपने नीचे, फिर वो अपने नीचे एम्प्लॉय को दे देते हैं। एक तरीके से इंडिविजुअल को परफॉर्म करना पड़ता है टास्क एफिशिएंटली तरीके से, विदाउट एनी वेस्ट, ऑन टाइम करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग पीपल एंड वर्क इन ए सिस्टमैटिक वे टू अचीव गोल। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत सारे लोगों को अरेंज करो, सही टाइम पे सही जगह पे लगा दो, ताकि वो सिस्टमैटिक काम करें और कंपनी के गोल को पूरा कर दे। फीचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, एक होता है कॉमन गोल, एक होता है डिवीजन सॉरी कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑल मेंबर वर्क टूवर्ड अ कॉमन पर्पस। हर एक मेंबर जो है वो कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहा है, एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहा है। डिवीजन और वर्क में काम को बांटा जाता है, छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो बड़ा सा काम होता है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटी दे दी जाती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें आता है क्लियर अथॉरिटी इज गिवन टू परफॉर्म टास्क, यानी कि गिवन बताया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, और फिर वो जवाबदेही भी होता है कि क्या उसने किया और क्या उसने नहीं किया। कोऑर्डिनेशन भी होता है इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट के बीच में, तभी पता चलता है कि एचआर डिपार्टमेंट से क्या रिपोर्ट आई है, फाइनेंस से कितनी रिपोर्ट आई है, सेल्स डिपार्टमेंट से कितनी रिपोर्ट आई है, फिर मिक्सअप किया जाता है।
इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है और स्पेशलाइजेशन देखी जाती है। काम को उसकी स्किल और एफिशिएंसी के हिसाब से बांटा जाता है। ये नहीं कि 12वीं पास को हम जो है यहाँ पर कुछ अकाउंट्स का काम पकड़ा दें, तो वो नहीं हो सकता। क्लैरिटी ऑफ रोल रहता है, रोल्स वगैरह बिल्कुल क्लैरिफाई होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल साधारण दिखती है। लेकिन बुराई भी है ऑर्गेनाइजेशन की, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से न्यूज़ आने में, खबर आने में, रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेक में दिक्कतें आती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में कमी देखने को मिलती है क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर में रेजिस्ट चेंजेस, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। हाई कॉस्ट होती है, मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड स्टाफ इंक्रीज एक्सपेंसिव, जितना स्टाफ होगा उतना खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कुछ बुराइयां भी यहाँ पे देखने को, ऑब्जेक्टिव सारे वही हैं, फीचर से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है। तो देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यू, बिलीव, नॉर्म, प्रैक्टिस दैट गाइड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको हम गाइड करते हैं, उसको प्रैक्टिसेस करवाते हैं, वैल्यूज, बिलीव, इन सब के बारे में बताते हैं, सो दैट वो चीज़ों को समझे। ऐसा नहीं है कि हमने उसको ट्रेनिंग दे दी, बाकी चीज़ें सिखाई नहीं। इट इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉय थिंक, कैसे एम्प्लॉय सोच रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें के बारे में उसको जो सिखाया जाएगा। एक तरीके से पूरा सिंपल वर्ड्स में बोल दूं, कल्चर इज द वे थिंग आर डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की हमारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के अंदर कल्चर जो है वो किस तरीके से चीजें कर रहा है। एंड सबसे पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, कि आइडेंटिटी को ये प्रोवाइड करता है, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी देता है टू द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर। कि हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। जिस प्रकार से हमारे घर के मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका रहन सहन, खाना पीना, सब ढंग अलग होता है, इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी है वो भी अलग होती है, वो डिफरेंशिएट होती है, एक हर तरीके की यूनिक आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव एम्प्लॉय कमिटमेंट, एम्प्लॉय फील कनेक्टेड एंड लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टिंग में वो लॉयल ही रहता है, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को फेयर रेमुनेशन नहीं मिल रहा, या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग जो है वो हो गई है, या फिर उसका माइंड अच्छा नहीं रहता, उसको डीमोटिवेट किया जाता है, तो फिर वो सारी चीजें शुरू कर देता है, गलत ढंग से बिहेव नहीं करता, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो लॉयल पॉइंट भी है, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में अगर उसको सिखाया जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, परफॉर्मेंस भी इससे एनहांस होती है एम्प्लॉय की, कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। तो सोचो कितने सारे फायदे हैं इसके। नेक्स्ट आता है ट्रेड ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आता है वैल्यू एंड विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गोल बता देना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, आपको इस प्रकार से काम करना है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है 4 एम्प्लॉय को बता रहे हैं, 4 को हम छुपा रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय का। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के साथ काम करें, और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में भी न्यू न्यू आइडियाज हम एम्प्लॉय से लेते रहें, तो उससे भी वो मोटिवेट रहेगा और सोचेगा कि मेरी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। फैक्टर फॉर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है लीडरशिप स्ट्रांग होती है, एथिकल प्रैक्टिसेस होती है, यानी कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस देखने को मिलती है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो नई नई चीजें सीख रहा है, आपके काम के साथ वो कुछ नई वैल्यू, न्यू न्यू चीजें जब सीखेगा तो वो कुछ न्यू चीजें भी सोचेगा, इनोवेटिव सोचेगा, नए नए आइडियाज, मॉडर्न टूल का इस्तेमाल करेगा, सो दैट आपकी कंपनी में काम अच्छा होगा। अच्छा तो प्राइस नहीं, सॉरी, काम अच्छा होगा तो सेल्स होगी, सेल्स अच्छी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स आपको बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों डलवाया, क्वेश्चन नंबर 10th में ऑलरेडी वैसे करा चुकी हूँ, आप लोगों को एक बार देख लेती हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको करा दिया है शायद, आई थिंक, बट ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दोबारा डलवाया था, वो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। मोटिवेशन हो गया। हाँ देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन वाला जो क्वेश्चन था ना, वेट, मोटिवेशन मैनेजमेंट, ये रहा। अच्छा, ये कम्युनिकेशन था आपका, कंट्रोलिंग भी हो गया है,
कोऑर्डिनेशन नहीं कराया क्या मैंने आपको? नहीं कराया होगा, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सेम लाइन आपके पेपर में छपी छपाई आई थी, इसलिए मैंने भी डलवाई है। आपके पेपर में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन ना पूछ के उसने कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट एक डेफिनेशन पकड़ा के आपसे एक्सप्लेन करने को बोल देगा, या 4 लाइन भी बोले तो भी समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन ही पूछा है, उसके रोल पूछे हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड synchronizing the efforts of individual and departments to achieve common organization goals। तो सबसे पहली बात ये आती है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, इंडिविजुअल के एफर्ट्स को देखते हैं एक कॉमन गोल के लिए। जैसे कि यूनिटी ऑफ एक्शन इसमें चाहिए होता है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन आप क्या ही कर लोगे। अगर एचआर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी, फाइनेंस और बाकी के डिपार्टमेंट में नहीं दी, तो समझ लेना क्या ही कोऑर्डिनेशन हुई है। कोऑर्डिनेशन जो है लिंक करता है प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को, सबको कनेक्ट करता है, लिंक करता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन हम जो डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, इनइफेक्टिव होंगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन में आता है ग्रुप एफर्ट इंटीग्रेट करता है, आपको अभी मैंने बताया। टीम वर्क जो होता है वो सबके सही ढंग से कोऑर्डिनेशन होने पे होता है। यूनिटी ऑफ एक्शन होता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाता है, कंफ्यूजन्स खत्म हो जाती हैं। एफिशिएंसी भी इससे बढ़ती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, गोल्स भी पूरे होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बेटर होगा तो हम बात करके उसको डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया है फिर से वही, कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, कि हमें अपने प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर टाइमली अपने प्रोडक्ट को डिलीवरी करवाना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों का ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सही टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी प्रोडक्ट्स की। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एचआर एंड मैनेजमेंट हेल्प इन प्रॉपर स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, कि अगर एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट जो होगा, उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग में मदद होगी। कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग टास्क, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने टास्क को ग्रुप करते हैं, अरेंज करते हैं चीज़ों को, रिसोर्सेज को, एंड एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो जाए। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग वर्क एंड पीपल सिस्टमैटिकली, काम को सही ढंग से अरेंज करना और इंसान को भी सिस्टमैटिक वे में। वर्क एनालिसिस, आपको पता है, वर्क को पहले एनालाइज कर लो, क्या क्या काम हमारे पास है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर क्या क्या जॉब टास्क वगैरह देना है, किसको देना है, कौन इसको करेगा, वो सारी चीजें हम लोग जो है डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग वर्क, सबसे पहला था फंक्शनल अप्रोच। हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो स्पेशलाइज होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन में, तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन प्रमोट होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि एक काम में कोई स्पेशलाइज है तो वो जल्दी करेगा, जिसको नहीं आता वो डिले करेगा, गलत करेगा। तो इसकी बुराई क्या है, इसकी बुराई है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट में कमी आती है, क्योंकि डिले हो जाता है, डिसीजन मेकिंग भी स्लो होता है। प्रोसेस बेस्ड अप्रोच में आता है, ईच स्टेज इज हैंडल सेपरेटली, हर एक स्टेज को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं, बेटर वर्क फ्लो होता है, क्लैरिटी भी रहती है किसको क्या काम दिया, एफिशिएंट टास्क परफॉर्मेंस होती है, काम भी जल्दी हो जाता है। बट इसकी कुछ बुराई है, रिपीटेटिव वर्क में रिड्यूस मोटिवेशन, कभी कभी हम सेम काम करते करते जो मोटिवेशन होता है वो हमारा घट जाता है, ओवर डिपेंडेंस हमारी हर स्टेज में आ जाती है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक डिलीवरी कैसे होगी प्रोडक्ट की, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड डिफरेंट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लाइन में ये काम करता है जो कि फोकस करता है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर साबुन बन रहा है तो उस डिपार्टमेंट से बात करो, वो सरफ बन रहा है तो उस अकॉर्डिंग बात करो। तो उसके अपने प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच होती है जो कि फोकस करती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पे, अकाउंटेबिलिटी बेटर होती है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन होती है, ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप बहुत सारे हैं, आप इतने भी सफिशिएंट है, इतने भी आप आराम से लिख सकते हैं। कंक्लूजन उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, जो कि है डायरेक्टिंग के फंक्शंस, कॉन्सेप्ट, फीचर्स
एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग क्या होता है। तो आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग पूछा जाए, वो आपसे डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ भी पूछा जाए हमें उसका मीनिंग या उसके बारे में पता होना आवश्यक है। डायरेक्टिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हमें गाइडेंस मिलती है, सुपरवाइजिंग होता है, मोटिवेटिंग होता है, लीडरशिप एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ता है, उसको सुपरवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर उसको प्यार से समझाना, उसको चीजें समझाना, गाइड करना, ये डायरेक्टिंग कहलाता है। जिसके अंदर हमें इट इन्वॉल्व इशूइंग इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके साथ बना के रखना होता है एम्प्लॉय के साथ, सो दैट वो अच्छे से काम करे। इट एक्टिवेट द वर्कफोर्स एंड इंश्योर दैट प्लान्स आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। कि प्लान जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग पीपल टू परफॉर्म देयर वर्क इफेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है गोल ओरिएंटेड, यानी एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन होता है। ये हमारे प्लान को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो है जो कन्वर्ट करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, क्योंकि ये चलता ही रहता है, तभी जाके कहीं कुछ काम हो पाता है। ह्यूमन सेंटरिंग फंक्शन में आता है डील डायरेक्टली विद पीपल एंड दे बिहेवियर। ये एक तरीके से लोगों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ डायरेक्टली जो है कोऑर्डिनेट करता है, डील करता है, और उनके बिहेवियर के साथ मोटिवेशन भी इन्वॉल्व होता रहता है इससे। यानी कि इनकरेज एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर, यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो जाता है, जिसमें इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स, ये सब एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो खुश हो जाए और काम करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दे और दिल से काम करे, लॉयल रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीडरशिप रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। अब आते हैं कि इसके डिफरेंस क्या है, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग का क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर वन डिफरेंस इज, डायरेक्टिंग में क्या होता है, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म टास्क। कि एम्प्लॉय से अगर टास्क परफॉर्म करवाना है तो उसको गाइड करो, उसको समझाओ, अच्छे से बताओ और मोटिवेट करते रहो। ये एक तरीके का एक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जबकि हमारा स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में हम करते हैं रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड प्लेसिंग एम्प्लॉय। कि स्टाफ मतलब है कि उस जगह पे उसको फिट करना जहां पे उसकी जरूरत है। यानी कि पहले कंपनी में एम्प्लॉय को बुलाना, फिर उसको सिलेक्शन करना उसका, फिर उसको प्लेस करना उसकी जगह पे जहां पे उसकी जरूरत है। अगर वो एक अकाउंटेंट है तो उसको एज अकाउंटेंट काम दे दिया जाए, और ये मैनेजरियल एंड सपोर्टिव नेचर का होता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यानी कि जो हमारा डायरेक्टिंग होता है वो परफॉर्मेंस पे फोकस करता है और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में काम करता है। ये कम्स आफ्टर स्टाफिंग होता है, जबकि ये कम बिफोर डायरेक्टिंग होता है। इसमें हम वर्कफोर्स को हायरिंग करते हैं, बुलाते हैं एंड डेवलपमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, तो देखो भाई, सबसे पहली बात है डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना गाइडेंस की मदद से, जबकि यहाँ पे सही जगह पे सही बंदे को सही जॉब देना ही हमारा क्या होता है, स्टाफिंग होता है। ठीक है, रोल ऑफ मैनेजर की बात करूँ तो इसमें होता है एज अ एक्ट एक्ट एज अ लीडर एंड मोटिवेटर, जबकि इसमें एक्ट एज अ रिक्रूटर एंड ट्रेनर होता है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में आता है डील विद मैनेजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय। यानी मैनेजिंग के साथ जो हमारे चीजों को मैनेज करता है, एम्प्लॉय को मैनेज करना, उसको इन्फ्लुएंस करना ही हमारा काम होता है इसके अंदर। जबकि हमारा स्टाफिंग में क्या होता है, डील विद एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करवाना उसका ओवरऑल, और उसके साथ सही से डील करना। शॉर्ट में आप लोग पढ़ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट, लीडरशिप स्टाइल क्या है, ट्राइब क्या है, रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। लीडरशिप क्या होता है, तो लीडरशिप एक तरीके की एबिलिटी है टू द मैनेजर टू इन्फ्लुएंस गाइड, कि हमने उसको गाइड करा है एम्प्लॉय को, उसको रास्ता दिखाया है, किस तरीके से हम गोल को अचीव करेंगे उसके बारे में सब हमने एम्प्लॉय को बता दिया है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसका विजन उसके माइंड में सेट करना है, उसको मोटिवेट करना है। गुड लीडर इन शॉर्ट टीम वर्क एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। एक अच्छा गुड लीडर क्या होता है, किस तरीके से होता है कि उसका टीम वर्क जो है वो इंश्योर हो जाए और परफॉर्मेंस भी इफेक्टिव हो जाए। सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिटिल और नो पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की बहुत कम या बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं होती, इसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। लीडर मेक डिसीजन अलोन, जितने भी लीडर्स हैं वो अपने डिसीजन अपने खुद लेते हैं। जिसका फीचर्स क्या है,
सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, स्टिक सुपरविजन होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि वो खुद ही यहाँ पर अपना लीडर होता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है, इसमें क्या होता है, लीडर इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग, जो लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉय की डिसीजन मेकिंग में और इनकरेज करते हैं सजेशन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसे हम डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहते हैं। जिसके फीचर्स क्या हैं, तो देखो भाई फीचर्स हैं, सबसे पहला शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर हो जाती है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, हाई एम्प्लॉय मोरल होता है। इस प्रकार से आप जो है इसको बना करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें आता है नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर होता है फ्लेक्सिबल लीडरशिप स्टाइल की, यानी लीडर अडेप्ट स्टाइल बेस्ड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से ही वो चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, स्टाइल को चेंज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आते हैं, एम्प्लॉय प्रेफर पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बिना एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन के, इन्वॉल्वमेंट के, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड चेंज में आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर इनोवेशन, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, नई नई चीजों को हमें अडेप्ट करना पड़ रहा है। इनोवेशन अगर नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप एम्प्लॉय को खुश नहीं रखोगे, उसको गाइड नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, काम वो अच्छे से करेगा नहीं, अपने कुछ आइडियाज देगा नहीं, आइडियाज नहीं देगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होगा, तो सेल नहीं, सेल नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। तो ग्लोबल डाइवर्स वर्कफोर्स होता है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल इंप्रूव टीम वर्क, लीडर मस्ट हैंडल कल्चरल डाइवर्सिटी, जो हमारे लीडर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी को। एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल इंप्रूव होता है, परफॉर्मेंस भी मैनेज रहती है, एंड इस तरीके से स्किल बेस्ड वर्क रहता है। फॉर एग्जांपल अ स्टार्टअप यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इनकरेज इनोवेशन, क्योंकि एक नया नया स्टार्टअप जो होता है वो हमें यूज करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो कि इनकरेज करता है इनोवेशन को लेकर के। जैसे कॉर्पोरेट टीम है यूजिंग डेमोक्रेटिक लीडरशिप इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कि अगर कॉर्पोरेट का कंपनी की टीम जो होती है वो अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप को यूज करते हैं तो उससे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें। ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।